नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे मिडिल ईस्ट के बारे में, मध्य पूर्व के बारे में। एक ऐसी जगह जहां 1947-48 के बाद से लगातार कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में युद्ध होता रहा है। ऐसे सीक्रेट एग्रीमेंट के बारे में बात करेंगे जो 4 देश मिलकर करते हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और रूस, जिसकी वजह से जो मध्य पूर्व या मिडिल ईस्ट की जो अभी स्थिति है, जो लगातार युद्ध संघर्ष चल रहे हैं आपस में देशों के बीच में, वो उसी सीक्रेट एग्रीमेंट की देन है। उसके अलावा जो मिडिल ईस्ट में तेल का खेल है, क्योंकि सबसे तेल के उत्पादन में मिडिल ईस्ट सबसे समृद्ध है। दुनिया का सबसे ज्यादा तेल मध्य पूर्व में उत्पादित होता है। इन्हीं देशों के भेद में सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत, यमन, और इन्हीं देशों में जैसे इजराइल कई मोर्चों पर युद्ध लड़ रहा है। 1948 के बाद से वो कई बार युद्ध लड़ चुका है, कहीं ना कहीं संघर्ष की स्थिति में रहता है। अभी जो हालात हैं उसमें इजराइल हमास के साथ, गाजा पट्टी में लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ, ईरान के साथ, यमन में हूती के साथ, उसके बाद साइबर वार, इन सब में एक साथ वो लगभग 6-7 मोर्चों पे अकेले लड़ रहा है। और उसके साथ अमेरिका है, पश्चिमी देश हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, जो उसकी मदद करते हैं। तो उसके बारे में जानेंगे। आज के समय में अगर पूरे विश्व के मानचित्र पे कहीं शतरंज की बिसात बिछाई जानी हो तो मिडिल ईस्ट, मध्य पूर्व से अच्छी जगह कोई नहीं होगी। तो उसके बारे में जानेंगे। वो वजहें जो सदियों से मिडिल ईस्ट को धक्का रही हैं, युद्ध के आग में जल रहा है, उसके बारे में जानेंगे। दुनिया के नक्शे पर अगर शतरंज की बिसात बचाने को कहा जाए तो मिडिल ईस्ट से बेहतर जगह कोई नहीं होगी। एक सीक्रेट एग्रीमेंट से अस्तित्व में आए मिडिल ईस्ट की सीमा 17 देशों से मिलकर बनी है। उत्तर में ब्लैक सी से लेकर दक्षिण में अरब सागर और पश्चिम में भूमध्य सागर से ईरान की पहाड़ियों तक फैला यह क्षेत्र 72 लाख वर्ग किलोमीटर में क्षेत्र में अपनी जन्म लिए हुए। मौजूदा समय में कई मोर्चों पर जंग लड़ रहा मिडिल ईस्ट आज जिस मुहाने पर खड़ा है, वहां से एक बड़े युद्ध की आहट साफ सुनाई दे रही है। जब से ईरान और इजराइल ने आपस में मिसाइल अटैक, और ईरान ने मिसाइल अटैक किया, उसके बाद इजरायली एयरफोर्स और मिसाइल अटैक के द्वारा ईरान के ऊपर बहुत बड़ा हमला किया जाता है, तो इससे एक मिडिल ईस्ट में बहुत बड़े युद्ध का खतरा उत्पन्न हुआ है। यहाँ लगभग 6 सदियों तक तुर्की ऑट्टो साम्राज्य की हुकूमत रही। ऑटोमन साम्राज्य यानी उस्मानिया सल्तनत, जो 13वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक मिडिल ईस्ट पर राज किया। यह सल्तनत इतनी ताकतवर थी कि मिडिल ईस्ट के उत्तरी अफ्रीका तक इसका साम्राज्य फैला हुआ था। यहाँ की आबादी की मिली जुली है, जिसमें यहूदियों से लेकर मुस्लिम, ईसाई, अरब, कुर्द और फारसी तक शामिल हैं। लेकिन वक्त ने करवट ली और 19वीं शताब्दी की शुरुआत में ऑटोमन साम्राज्य का पतन शुरू हुआ। और वह समय था जब ब्रिटिश साम्राज्य पूरी दुनिया भर में पैर पसार रहा था। मिडिल ईस्ट के जिन इलाकों में ऑटोमन साम्राज्य की पकड़ थी, वह एक एक कर या तो ब्रिटेन साम्राज्य के अधीन हो गए या फ्रांस के अधीन हुए। ब्रिटेन और फ्रांस के हाथ लगे मिडिल ईस्ट के ये देश। मिडिल ईस्ट के कई देश ब्रिटेन की हुकूमत रही है। ब्रिटेन साम्राज्य ने
1820 में संयुक्त राज्य अरब अमीरात, 1839 में यमन, 1861 में बहरीन और ओमान, 1882 में मिस्र और 1892 में कुवैत पर कब्जा कर लिया। इसी तरह फ्रांस ने 1830 में अल्जीरिया, 1881 में ट्यूनीशिया और इटली ने 1911 में लीबिया पर कब्जा कर लिया। अपने आखिरी कुछ सालों में ऑटोमन साम्राज्य दाशमी को ओलेप्पो, रक्का, बसरा और बगदाद तक सिमटा हुआ है। ऑटोमन साम्राज्य का मतलब आज की आधुनिक 20वीं शताब्दी में जो तुर्की है वहां से है। उसको पहले ऑटोमन साम्राज्य के या तुर्की, आजकल तुर्की बोला जाता है, वो उसके अधीन था। फिर शुरू हुआ पहला विश्व युद्ध। जुलाई 1914 से शुरू हुए पहले विश्व युद्ध में ऑटोमन साम्राज्य ने ब्रिटेन और फ्रांस से मुकाबला करने के लिए जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया का साथ दिया। और उसके बाद प्रथम विश्व समाप्त होने पर ये ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी और ऑटोमन साम्राज्य तुर्की, उसमें शिकस्त मिलती है। और उसके बाद यह गठबंधन मिडिल ईस्ट का नक्शा बदलने जा रहा था। यह है ईरान, सऊदी अरब, इजिप्ट, सूडान, ये सारे देश हैं। ब्रिटेन और फ्रांस का वो सीक्रेट एग्रीमेंट जिसकी वजह से मिडिल ईस्ट के ये सारे देश नक्शे में आए। जब दुनिया वर्ल्ड वॉर की आग में झुलस रही थी, उसी बीच एक ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और इटली ने मिलकर ऑटोमन साम्राज्य के अधीन रहे मिडिल ईस्ट के इन देशों का आपस में बंटवारा करने की सोची। नवंबर 1915 से मई 1916 के बीच इन सारे देशों की एक सीक्रेट मीटिंग होती है और कई सारे सीक्रेट एग्रीमेंट। इन सब की अगुवाई कर रहे ब्रिटेन के मार्क साइक्स और फ्रांस के फ्रैंकाइस पिको। ब्रिटेन एक तरफ सीक्रेट एग्रीमेंट में मसरूफ था, जबकि दूसरी तरफ मक्का के शरीफ हुसैन बिन अली के साथ बातचीत कर रहा था, जो उस वक्त मिडिल ईस्ट में एक अलग अरब साम्राज्य खड़ा करने की योजना में लगे थे, जो आज के समय में सऊदी अरब है, जिसके जो मोहम्मद बिन सलमान उसके राजा हैं, वो इनके पूर्वज। फिर 16 मई 1916 को तारीख साइक्स और पिको में फाइनल सीक्रेट एग्रीमेंट होता है, जिसमें साइक्स पिको एग्रीमेंट कहा जाता है। रूस ने इस एग्रीमेंट पर मोहर लगा दी। इस एग्रीमेंट के तहत ब्रिटेन और फ्रांस के बीच मिडिल ईस्ट का इलाकों का आधिकारिक बंटवारा हो गया। 16 मई 1916 को ब्रिटेन ने मार्क साइक्स और फ्रांस के फ्रैंकाइस ने पिको के बीच एक सीक्रेट एग्रीमेंट हुआ। इस एग्रीमेंट के तहत मध्य पूर्व का नक्शा पूरा तरह से बदल दिया। पहले यह पूरा इलाका ऑटोमन साम्राज्य के अधीन था और उसके बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने इसको अपने अधीन किया और आपस में बांट लिया। जब मिडिल ईस्ट को 5 हिस्सों में बांटा इन लोगों ने। साइक्स पिको एग्रीमेंट के तहत ऑटोमन साम्राज्य के अधीन आने वाले इलाकों को 5 हिस्सों में बांटा गया। पहला हिस्सा बगदाद से लेकर कुवैत और गल्फ के तट तक था, जिस पर ब्रिटेन का कब्जा होगा। दूसरा हिस्सा उत्तरी इराक, जॉर्डन और नेगेव रेगिस्तान से होते हुए सिनाई तक गया, इस पर ब्रिटिश का नियंत्रण रहा। तीसरा हिस्सा दक्षिण लेबनान से मर्सिन, एक्सकेड्रम और अडाना से लेकर अनातोलिया तक था, ये फ्रांस के नियंत्रण में आया। चौथा हिस्सा सीरिया का रेगिस्तान था, जिस पर भी फ्रांस का नियंत्रण था। पांचवा हिस्सा यरूशलेम था, जिसका विभाजन नहीं हो सका और उसे अंतरराष्ट्रीय जोन माना गया। समझौते के तहत रूस को इस्तांबुल, बोस्फोरस और रूसी सीमा से सटे पूर्व अनातोलिया के 4 प्रांतों का नियंत्रण मिला। ग्रीक को तुर्की ने पश्चिमी तक, जबकि इटली को तुर्की ने दक्षिण पश्चिम में नियंत्रण दिया। यह सारा बंटवारा लीग ऑफ नेशन, जो संयुक्त राष्ट्र संघ बना है, इसके पहले जो संस्था थी उसके निगरानी में हुआ। हालांकि बंटवारा करते समय धर्म, भाषा, जातीयता सभी बातों को नजरअंदाज किया गया, क्योंकि ये सारे जो देश हैं इनमें मिलीजुली आबादी थी। मुस्लिम थे, यहूदी थे, ईसाई, तुर्क, कुर्द, ये सारे लोग रहते थे इन देशों में। पहले ऑटोमन साम्राज्य के अधीन था तो वहां उतना ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, लेकिन जब इसका बंटवारा हुआ उसके बाद, जैसे कुर्द शियाओं का देश है, इराक में है, ईरान में है,
सीरिया में है, लेबनान में है। इन सब देशों में शिया की अच्छी खासी आबादी है। और उसी तरह सुन्नी आबादी सऊदी अरब, कुवैत, दुबई, जो यूएई है, इन सब जगहों में रहती है। लेकिन कुर्द ऐसे हैं जिनकी कहीं इनका कोई अलग देश नहीं बना और ये उन देशों में अल्पसंख्यक है। फिलिस्तीन में यहूदी मूल का दावा। प्रथम विश्व युद्ध जब स्टार्ट हुआ था तो ब्रिटेन ने यहूदियों से वादा किया था कि हम आपको एक नया मुल्क बना देंगे। लेकिन पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ, फिर दूसरा स्टार्ट हुआ, और दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद ब्रिटेन ने यहूदियों को फिलिस्तीन में अलग इजराइल नाम के देश बनाने का वादा किया। ये इजराइल का नक्शा है, वेस्ट बैंक, जहाँ पे अभी फिलिस्तीन का कब्जा है, और ये गाजा पट्टी है जहाँ पे युद्ध हमास और इजराइल का युद्ध चल रहा है। नवंबर 1900 में ब्रिटेन ने विदेश सचिव आर्थर बाल्फोर ने यहूदियों को फिलिस्तीन में घर देने का वादा किया था, और यह सीक्रेट एग्रीमेंट है जो किया गया था। 1917 की रूसी क्रांति ने पूरा गेम पलट दिया। पहले एग्रीमेंट हो गया विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध के बीच में, लेकिन उसके बाद जब रूस में क्रांति हो जाती है और उसके बाद ये जो सीक्रेट एग्रीमेंट है ये दुनिया के सामने आता है। साइक्स पिको एग्रीमेंट के बंटवारे में शायद लोगों को पता ना चलता, लेकिन 1917 में रूसी क्रांति ना हुई होती तो 1917 की रूसी क्रांति ने जब व्लादिमीर लेनिन सत्ता में आए तो उनकी कम्युनिस्ट सरकार को इन समझौतों को एक कॉपी मिली, और 24 नवंबर 1917 को लेनिन सरकार ने इस समझौते की कॉपी को अखबारों में छपवा दिया। लेनिन की समझौते को अपने सिख चोरों का सीक्रेट कहा था। इस सब के बीच ब्रिटेन अपनी चाल में मशहूर था। एक और जहां वो एक अरब राज्य की स्थापना के लिए मक्का के शरीफ अल हुसैन के साथ बातचीत कर रहे थे, दूसरी ओर यहूदियों के लिए फिलिस्तीन में अलग नया देश बनाने की बात कर रहे थे। दो नवंबर 1917 को ब्रिटेन के विदेश सचिव आर्थर बाल्फोर ने ब्रिटेन में यहूदी नेता वाल्टर थॉट राचाइल्ड को एक चिट्ठी लिखी। उन्हें बाल्फोर डिक्लेरेशन कहा जाता है। इस चिट्ठी में बाल्फोर ने यहूदियों के लिए फिलिस्तीन में एक नए नेशनल होम देने की बात रही। यह पहला विश्व युद्ध खत्म होने के बाद हारे हुए ऑटोमन साम्राज्य के बंटवारे के लिए कई संधियां हुई। इससे एक बार फिर मिडिल ईस्ट का नक्शा बदला, लेकिन सबसे अहम संधि 24 जुलाई 1923 को स्विट्जरलैंड लासन में हस्ताक्षर हुए। इसे ट्रीटी ऑफ लेसन कहा जाता है, लासन कहा जाता है। इस संधि में तुर्की की सीमाएं तय की गई। आज के मध्य पूर्व के देशों की जो स्थिति है, जो सीमा है, वो लगभग इसी संधि से मिलती जुलती है। संधियों का कंफ्यूजन। पिछली संधियों की तरह इस संधि में भी बड़े ही लापरवाह तरह की सीमाएं तय की गई। इस वजह से बखेड़ा शुरू हुआ जो आज तक बस्तूर जारी है। मसलन कुर्द आबादी काफी फैली हुई थी, इनके लिए अलग मुल्क बनाने की बजाय कुर्दों को तुर्की, ईरान, इराक और सीरिया में शामिल कर दिया गया, जिससे कुर्द इन देशों में अल्पसंख्यक है। तुर्की में आज भी कुर्दों का संघर्ष जारी है। इसी तरह अटोल साम्राज्य का हिस्सा रहे मोसुल, बगदाद और बसरा को इराक में शामिल किया गया। मोसुल में कुर्दिश बहुसंख्यक थे तो बगदाद में सुन्नी और बसरा में शिया। अरब मुस्लिम की आबादी ज्यादा थी। कुवैत जो पहले इराक का हिस्सा था उसे भी अलग करके अलग बना दिया गया। बाद में 1990 में पहला खाड़ी युद्ध इसी वजह से हुआ। सीरिया को भी इसी तरह से बनाया गया। इस मुल्क में सुन्नी मुस्लिम, शिया मुस्लिम, कुर्दिश, अलवी, ईसाई और सीरियन लोग थे। 1930 के दशक में तुर्की ने सीरिया के अलेक्जेंड्रा को खुद में शामिल करने का फ्रांस पर दबाव बनाना शुरू किया। 1938 में फ्रांस ने सीरिया के अलेक्जेंड्रा को तुर्की में शामिल कर दिया। मौजूदा समय में इसे अंताकिया के नाम से जाना जाता है, और यह तुर्की और सीरिया के बीच में तनाव की वजह बना हुआ है। इन्हीं संधियों के झमेले में अरब प्रायद्वीप में एक नया टकराव शुरू हुआ। ब्रिटेन के कब्जे वाले नजद के अमीर अब्दुल अजीज अल सऊद और हिजाज के किंग शरीफ हुसैन के बीच जंग शुरू हुई। तो 20 मई 1927 को ब्रिटेन ने अपने कब्जे वाले सभी इलाकों नजद और हिजाज में अब्दुल अजीज अल सऊद के शासन को मान्यता दी। आखिरकार 30 सितंबर 1932 को अल सऊद ने इसका नाम बदलकर
अल मुमालिकत अल अरबिया अल सऊदिया, यानी सऊदी अरब कर दिया है। सऊदी अरब के जो अभी शासक हैं मोहम्मद बिन सलमान, उनके भी पूर्वज हैं। मध्य पूर्व में कौन कौन देश हैं? फिलिस्तीन, इसका 6220 वर्ग किमी क्षेत्रफल है। इजराइल एरिया 20,770 वर्ग किमी। लेबनान एरिया 10,425 वर्ग किमी। सीरिया 1,85,180 वर्ग किमी। इसी तरह ये सब क्षेत्र बांटे गए हैं। ब्रिटेन का एक वादा और कभी ना खत्म होने वाली जीरा। ब्रिटेन ने यहूदियों से वादा किया था कि हम आपको एक होमलैंड देंगे, और ईसाइयों का इतिहास 2000 वर्षों का है। इस यहूदी अपना जो होम, अपना घर मानते हैं जिस जगह को, वो यरूशलेम और उसके आसपास का जो क्षेत्र है, जो आज के टाइम में इजराइल है, उसको इन 2000 वर्षों में कई बार इजराइल में यहूदी बसे, वहां से भगाए गए, उनके ऊपर कभी प्रार्थना प्रदान किए गए, लेकिन उसके बाद भी यहूदी अपने दिलों में ये बात बस रखे कि हमको एक न एक दिन अपने देश में वापस जाना है, अपना एक देश बनाना है। और उसी के तहत ब्रिटेन ने प्रथम विश्व युद्ध में और द्वितीय विश्व युद्ध में यहूदियों से वादा किया कि आप हमारा सपोर्ट करिए युद्ध में, और हम आपको एक नया देश बनाकर देंगे। दूसरे विश्व युद्ध के पहले और बाद में मिडिल ईस्ट के कई देशों का ब्रिटेन और फ्रांस ने अपना नियंत्रण छोड़ दिया है, जिसमें उन्हें आजादी मिली। लेकिन 1947 से ब्रिटेन के एक वादे ने मिडिल ईस्ट में कभी न खत्म होने वाली लड़ाई को हवा दे दी। ब्रिटेन ने फिलिस्तीन में यहूदी राष्ट्र बनाने का वादा किया था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध तक वह ऐसा नहीं कर सका। फिर हिटलर की नाजी सेना के खात्मे के बाद यहूदियों के लिए अलग मुल्क की मांग तेज होने लगी। ऐसे में 15 मई 1947 को ब्रिटेन इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष ले गया। सितंबर 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने एक प्रस्ताव रखा। यह प्रस्ताव एक अरब मुल्क और एक यहूदी देश का था के गठन को लेकर था, जबकि यरूशलेम पर अंतरराष्ट्रीय नियंत्रण की बातचीत की गई। साल 1948 में बड़े घटनाक्रम वाला साल रहा। इसी साल 15 मई को ब्रिटेन ने फिलिस्तीन को आजादी मिली, लेकिन इससे ठीक एक दिन पहले 15 मई 1948 को यहूदी नेता डेविड बेन गुरियो ने एक अलग यहूदी राष्ट्र का ऐलान कर दिया, जिसका नाम रखा गया इजराइल। लेकिन इजराइल के गठन के एक दिन बाद ही मिस्र, जॉर्डन, सीरिया और इराक ने इजराइल पर हमला किया, और यह पहला अरब इजराइल संघर्ष था। इस इजरायली और अरब और इजराइली सेना के बीच लगभग एक साल तक संघर्ष चला। आखिरकार 1949 में सीज फायर का ऐलान हुआ और इजराइल फिलिस्तीन के बीच स्थायी बॉर्डर बना, जिसे ग्रीन लाइन कहा जाता है। सीज फायर की घोषणा पहले जॉर्डन या वेस्ट बैंक का कब्जा कर लिया, जो अभी फिलिस्तीन का हिस्सा है, जिसमें पूरी यरूशलेम का हिस्सा था शामिल था, जबकि मिस्र ने गाजा पट्टी पर कब्जा कर लिया। उसको बाद में इजराइल ने मिस्र छीन लिया। यरूशलेम वेस्ट बैंक और यरूशलेम जॉर्डन के पूर्वी इलाके में पड़ता है। फिलिस्तीन और इजराइल दोनों ही से अपनी राजधानी बताते हैं। गाजा पट्टी की 50 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सीमा इजराइल से लगती है, जहां पे अभी यह संघर्ष पिछले एक साल से चल रहा है। 1967 के लड़ाई में इजराइल ने गाजा पट्टी का कब्जा कर लिया, लेकिन 2005 में इजराइल ने गाजा पट्टी पर अपना दावा छोड़ दिया। उसके उलट वेस्ट बैंक पर अभी भी फिलिस्तीनियों का कब्जा है। गाजा पट्टी फिलहाल हमास के नियंत्रण में है, जिसे इजराइल आतंकी फिलिस्तीन का आतंकी संगठन मानता है, और उसके आपस में संघर्ष चल रहे हैं। मिडिल ईस्ट वर्सेस अरब लीग वर्सेस गल्फ कंट्रीज। मिडिल ईस्ट में कौन कौन से देश हैं? 17 देश हैं। बहरीन, साइप्रस, मिस्र, ईरान, इराक, इजराइल, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, ओमान, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात, यमन, फिलिस्तीन शामिल हैं। मध्य पूर्व पश्चिमी एशिया से लगता है। 20वीं सदी से मध्य पूर्व शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। इकोनॉमी 3.57 ट्रिलियन डॉलर है, और आबादी 25 करोड़ है। अरब लीग में कौन 22 देश हैं? अल्जीरिया, बहरीन, कोमोरोस, जिबूती, मिस्र, इराक, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, लीबिया,
मोरिटानिया, मोरक्को, ओमान, फिलिस्तीन, कतर, सऊदी अरब, सोमालिया, सूडान, सीरिया, ट्यूनीशिया, संयुक्त अरब अमीरात, यमन। 22 मार्च 1945 को इसका गठन हुआ। इकोनॉमी 535.5 ट्रिलियन डॉलर, आबादी 46 करोड़ है के करीब है। गल्फ कंट्रीज में या खाड़ी देश, इनमें संयुक्त राज्य अमीरात, सऊदी अरब, बहरीन, ओमान, कुवैत और कतर हैं। इन्हें खाड़ी देश इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये फारस की खाड़ी से लगते हुए इनकी सीमाएं हैं। 25 मई 1981 को इन देशों ने मिलकर गल्फ काउंसिल का गठन किया। इनकी इकोनॉमी जो है 2.2 ट्रिलियन डॉलर है और आबादी 5 करोड़ 96 लाख है। तनाव की एक वजह शिया और सुन्नी है। मुस्लिमों में जो अलग अलग फिरके हैं या अलग अलग समुदाय हैं, उसमें शिया और सुन्नी है और इनकी लड़ाई आज से नहीं, मोहम्मद साहब के गुजर जाने के बाद से ये आपस में लड़ते आ रहे हैं। और मिडिल ईस्ट में जो सारे 17-18 देश हैं, इसमें इनकी मिली जुली आबादी है। जैसे इराक में, ईरान में सबसे ज़्यादा शिया आबादी है, लगभग 90-95% है। उसी तरह सऊदी अरब में सुन्नी आबादी है, यूएई में सुन्नी आबादी है, कुवैत में शिया सुन्नी मिलते जुलते हैं, यमन में शिया सुन्नी है। तो जहाँ शिया सुन्नी लगभग बराबर की स्थिति में है, उन देशों में ये टकराव कुछ ज़्यादा ही है। मिडिल ईस्ट में तनाव की एक बड़ी वजह शिया सुन्नी मुसलमान है। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया के लगभग 20% मुसलमान मिडिल ईस्ट और खाड़ी देशों में, इनमें सबसे ज्यादा आबादी सुन्नी मुस्लिमों को है। मिस्र, जॉर्डन, सऊदी अरब जैसे देशों में सुन्नी आबादी 90% से ज्यादा है, जबकि ईरान की 90 से 95% आबादी शियाओं की है। इसके अलावा इराक, कुवैत, यमन, लेबनान, कतर और सीरिया जैसे देशों में शियाओं की अच्छी खासी आबादी है। शिया सुन्नी मुसलमानों के बीच संघर्ष पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद से ही शुरू हो गया। पैगंबर मोहम्मद के जाने के बाद 4 खलीफा मनोनीत किए गए, जिसमें अबू बकर, उमर, उस्मान और हजरत अली शामिल है। मुसलमानों का एक वर्ग दावा करता है कि पैगंबर मोहम्मद ने अपने दामाद हजरत अली को खलीफा घोषित किया था, जबकि दूसरा अबू बकर को उनका असली वारिस बताता है। हजरत अली को खलीफा मानने वाले शिया कहलाते हैं और जबकि अबू बकर को मानने वाले सुन्नी। तो इसकी वजह से इनमें आपस में भी कॉन्फ्लिक्ट है, आपस में ये लड़ते रहते हैं। मध्य पूर्व में शिया और सुन्नी, ये सारे देश हैं। इनमें जैसे लेबनान में सुन्नी 31% है, शिया 32% है, इसराइल में सुन्नी 15% है, शिया 0 है, तुर्की में सुन्नी 88% है, शिया 4% है, मिस्र में सुन्नी 90% है, शिया 2% है, जॉर्डन में सुन्नी 97% है, शिया 0 है, फिलिस्तीन में सुन्नी 85% है, बहरीन में 30% सुन्नी है, यमन में सुन्नी 45%, शिया 55%, सऊदी अरब में सुन्नी 90%, शिया 10%, संयुक्त अरब अमीरात में सुन्नी 85% और शिया 15%। तो इनकी सबकी मिली जुली आबादी है, किसी में शिया ज्यादा है, किसी में सुन्नी ज्यादा है। तो इस वजह से भी ये आपस में, क्योंकि मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब है जो पावरफुल है, और यूएई है और ईरान है। तो ईरान शिया आबादी ज्यादा है, शिया मुल्क है, और ये दोनों सुन्नी आबादी है। तो इनको उस मिडिल ईस्ट में अपना वर्चस्व कायम करने के लिए ये देश भी आपस में लड़ते रहते हैं। 1979 में इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान ने खुद को इस्लामिक मुल्क घोषित किया और यहाँ शरिया लागू कर दिया गया। अब ईरान मिडिल ईस्ट में युद्ध को शियाओं के लीडर के तौर पर पेश करता है अपने आप को। शिया और सुन्नी की इसी संघर्ष को मिडिल ईस्ट में ईरान और सऊदी अरब के बीच दुश्मनी का भी एक कारण माना जाता है। कहा जाता है कि पिछले साल अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर जानबूझकर हमला किया था, क्योंकि उस वक्त इजराइल और सऊदी अरब के बीच संबंधों को सामान्य बनाने की प्रक्रिया चल रही थी, इनमें आपस में बातचीत चल रही थी अमेरिका नेतृत्व में,
जिससे ये लगा, ईरान को लगा कि अगर ये हो जाता है, एग्रीमेंट हो जाएगा, तो उसका वर्चस्व खत्म हो जाएगा मिडिल ईस्ट में, क्योंकि तब ईरान, इजराइल, सऊदी अरब और अमेरिका, ये तीनों जब मिल जाएंगे तो मिडिल ईस्ट में ये सबसे पावरफुल हो जाएंगे और ईरान की नहीं चलेगी। माना जाता है कि अगर ऐसा हो जाता तो ईरान के तीनों दुश्मन सऊदी अरब, इजराइल और अमेरिका एक साथ आ जाते हैं। हमास भाई तो सुन्नी संगठन है, लेकिन मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब और इजराइल का विरोध कम करने के लिए ईरान उसका समर्थन करता है। कथित तौर पर हमास को ईरान न सिर्फ सैन्य बल्कि वित्तीय सहायता भी देता है, और उसके कई सारे लीडर, उसका जो चीफ था जो ईरान में मारा गया अटैक के द्वारा। शिया सुन्नी की इसी संघर्ष के कारण मिडिल ईस्ट के देशों में आमतौर पर स्थिरता बनी रहती है। इसे यमन की मौजूदा से समझा जाता है। यमन में शिया और सुन्नी की मिलीजुली आबादी है। यमन की सुन्नी सरकार के खिलाफ यहाँ के शिया हूथियों का वर्षों से विद्रोह जारी है। सुन्नी सरकार को सऊदी अरब का समर्थन है और शिया, जबकि हूथियों का समर्थन ईरान करता है। इसी शिया सुन्नी और सऊदी अरब और सऊदी ईरान के कारण यमन में सालों से गृह युद्ध चल रहा है। मिडिल ईस्ट और तेल का खेल। मिडिल ईस्ट तेल समृद्ध है और 19वीं शताब्दी की शुरुआत में वहाँ तेल की खोज हो गई, और आज के आधुनिक युग में कोई भी ये कल्पना नहीं कर सकता कि बिना आज के डीजल पेट्रोल से कोई काम चल जाए। कारखाने चलाने हैं, गाड़ियाँ चलानी है, बिजली उत्पादन करना है, तो उसके लिए तेल की आवश्यकता है। धीरे धीरे इलेक्ट्रिसिटी बढ़ रही है, और आने वाले टाइम में हम परमाणु ऊर्जा और इलेक्ट्रॉनिक उस पर आ जाएंगे, विद्युत उस पर। लेकिन अभी जो वर्तमान स्थिति है उसमें तेल का बहुत बड़ा खेल है, और इसी तेल के खेल पे वर्चस्व बनाने के लिए ये सारी चीजें होती रहती हैं। जो विश्व के बड़े महाशक्ति वाले देश हैं, जो पावरफुल देश हैं, वो तेल पे पूरा कंट्रोल रखना चाहते हैं, और इसी वजह से ये जो है संघर्ष की स्थिति बन रही थी। मिडिल ईस्ट की मौजूदा स्थिति में तेल को सुप्रीम पावर के तौर पर देखा। 1930 के दशक में मिडिल ईस्ट के तेल भंडार मिलने लगे थे। इराक के बसरा और मोसुल में करीब तेल के भंडार की खोज हुई। 1938 के आसपास सऊदी अरब और कुवैत में तेल के भंडार मिले। कुवैत में जो तेल भंडार मिले थे वो उस वक्त इराक के तेल भंडार से भी कहीं ज्यादा थे। हालांकि इससे पहले 1908 में ईरान में भी तेल की खोज हो गई। इसकी खोज ब्रिटिश जॉर्ज रेनाल्ड ने की थी। अगले साल ही एंग्लो फारसी ऑयल कंपनी का गठन किया। उस समय भी तेल का एक बड़ा हथियार था, इसलिए इस कंपनी के ज्यादातर हिस्से ब्रिटेन ने खरीद ली। इस तरह ईरान के तेल पर ब्रिटेन का कब्जा हो गया। बाद में इस कंपनी का नाम बदलकर एंग्लो ईरान ऑयल कंपनी रख दिया गया। द्वितीय विश्व के बाद 1951 में ईरान में बड़ा बदलाव हुआ। यहाँ तो पहले राजशाही हुआ करती थी, लेकिन 1951 में मोहम्मद मुसद्देक यहाँ के राष्ट्रपति बने। उन्होंने इस कंपनी का नाम बदल के नेशनल ईरानियन ऑयल कंपनी कर दिया। इस तरह ईरान के तेल का राष्ट्रीयकरण किया गया है। इससे अमेरिका और ब्रिटेन चिढ़ गए, परेशान हो गए, और 3 साल के भीतर अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर मोहम्मद मुसद्देक का तख्ता पलट कर दिया गया और दोबारा से यहाँ राजशाही स्थापित की गई। शाह रेजा पहलवी की राजशाही स्थापित हुई। इस तरह एक बार फिर तेल की कंपनी का नाम एंग्लो ईरान ऑयल कंपनी हो गया, और फिर से ब्रिटेन के अधीन आ गई। मध्य पूर्व में तेल का उत्पादन। दुनिया में सबसे ज्यादा तेल का उत्पादन मध्य पूर्व में होता है। मध्य पूर्व में हर दिन लगभग 307.43 लाख बैरल तेल का उत्पादन होता है, जिसमें अलग अलग देश मिलकर करते हैं। ये सबसे ज्यादा उत्पादन सऊदी अरब में होता है, उसके बाद इराक में, सऊदी अरब में 121, इराक, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, कुवैत, ओमान, कतर, सीरिया और यमन, ये प्रमुख तेल उत्पादक देश हैं। 1979 तक कंपनी में ज्यादातर हिस्सेदारी ब्रिटेन की थी, लेकिन 1900
69 की इस्लामिक क्रांति के बाद जब अयातुल्लाह खामनेई ने सुप्रीम लीडर बने तो उन्होंने इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया, कंपनी का नाम बदलकर फिर से नेशनल ईरानियन ऑयल कंपनी कर दिया। इसके बाद कई सालों तक ईरान ने विदेशी तेल कंपनियों के साथ कोई डील नहीं की। ईरान की इस्लामिक क्रांति के आसपास ही सुन्नी बाहुल मुल्क डरने लगे। वो वक्त था जब पड़ोसी इराक में सद्दाम हुसैन सत्ता में आ गए थे। सद्दाम हुसैन को डर था अगर ईरान की तरह इराक में भी इस्लामिक क्रांति हुई तो उसके पास कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि ईरान में बहुत सारी आबादी जो तेल भंडार था वो शिया बाहुल इलाकों में था। तो इस वजह से ईरान और इराक का युद्ध हुआ। 1980 से ईरान इराक युद्ध चालू हुआ और 1988 तक चला, जिसमें अमेरिका जो सद्दाम हुसैन को बाद में सत्ता से हटाता है, उनको फांसी दे दी जाती है। लेकिन जब ईरान और इराक का युद्ध हो रहा था तो अमेरिका और पश्चिमी देश जो है, ये सारे देश सद्दाम हुसैन और इराक की मदद कर रहे थे और बिना किसी नतीजे खत्म हुए ये युद्ध खत्म हो गया। इस युद्ध के कारण इराक पर कुवैत का 37 अरब डॉलर से ज्यादा कर्ज चढ़ गया। अब इराक चाहता था कि उसे कर्ज माफ कर दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। आखिरकार इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया। उस वक्त इराक की तुलना में कुवैत कमजोर मुल्क था। सद्दाम हुसैन की सेना कुवैत के तेल भंडारों पर कब्जा कर लिया। इसके बाद उसने अपनी सेना को सऊदी अरब की सीमा के पास तैनात कर दिया। सद्दाम हुसैन सऊदी अरब के भी तेल भंडारों को अपने कब्जे में लेना चाहता था। सऊदी अरब ने अमेरिका से मदद मांगी। बाद में अमेरिका और 32 देशों की सेनाओं ने मिलकर इराक पर हमला किया और इस तरह पहला खाड़ी युद्ध शुरू हुआ। इस सैन्य गठबंधन ने कुवैत को इराकी सेना से आजाद करवा लिया। बहरहाल तेल की ये लड़ाई आज तक जारी है। अभी भी तेल के ठिकानों की खोज की जा रही है ताकि दबदबा कायम रखा जा सके। अभी तेल की दुनिया व मिडिल ईस्ट का एक तरफा वर्चस्व है। सबसे ज्यादा तेल का उत्पादन इन्हीं देशों में होता है, मिडिल ईस्ट में। इसराइल और फिलिस्तीन की कभी खत्म ना होने वाली लड़ाई। 14 मई 1948 को इसराइल बना, तभी से इसराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष जारी है। इस संघर्ष में अब तक हजारों लोग मारे जा चुके हैं। 11 मई 1949 से इसराइल संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य है। इसके इतर फिलिस्तीन अब तक संयुक्त राष्ट्र मुल्क भी नहीं बन पाया है। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक गाजा पट्टी में 42,000, वेस्ट बैंक में 700 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। ये कितनी मौतें हुई हैं, क्या क्या हुआ है, इसके बारे में है। मिडिल ईस्ट में अभी क्या हालात हैं। पिछली साल 7 अक्टूबर को हमास ने इसराइल पे हमला किया और वहां लगभग 1200 लोगों को, यहूदियों को मार डाला और 250 से करीब लोगों को बंधक बना लिया, जिसमें बहुत सारे विदेशी नागरिक थे। उसमें से अभी लगभग 100 नागरिक छोड़े जा चुके हैं। बहुत सारे लोग मर भी गए हैं, उनकी लाशें मिली हैं। लगभग एक साल में इसराइल ने पूरे गाजा पट्टी में बमबारी करके ग्राउंड अटैक के द्वारा हमास को लगभग पंगु बना दिया है, कमर तोड़ दी है उसकी, और लगभग 42,000 से ज्यादा लोग वहां मारे गए हैं, जिसमें महिलाएं, बच्चे और हमास के जो लड़ाके थे वो मारे गए। हमास की पूरी लीडरशिप खत्म कर दी है लगभग। उसके बाद इसराइल और लेबनान जो हिजबुल्ला ग्रुप है, हिजबुल्ला लगातार इसराइल पे हमला कर रहा था साल भर से, लेकिन इसराइल को गाजा पट्टी में नियंत्रण में लेने के बाद इसराइल ने हिजबुल्ला की कमर तोड़नी शुरू की और हिजबुल्ला के भी लगभग 20 से ज्यादा उनके टॉप कमांडरों या लीडर को मार दिया है और जो उसके नसरल्ला, उसके सुप्रीम लीडर थे, उनको मारा। उसके बाद उसके जो और जिसको दोबारा बनाया गया उसको भी मार दिया। और अब इसराइल और जो मध्य पूर्व में स्थिति है उसमें कई सारे मोर्चों पे जंग लड़ रहा है। गाजा पट्टी में लड़ रहा है,
लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ लड़ रहा है। हूती भी बीच बीच में अटैक करता रहता है। यमन का जो संगठन है, आतंकवादी संगठन, उससे भी लड़ रहा है। ये अभी पिछले महीनों में हमने देखा है कि ईरान और इजराइल आपस में मिसाइल वार, पहले मिसाइल वार होती है, उसके बाद इजराइल लगा अपने एयरफोर्स और मिसाइल के द्वारा ईरान के तेल डिपो, उनकी जो मिलिट्री बेस होते हैं, उनको ध्वस्त करता है। तो अभी ये वार चल ही रही है। हम लोगों को ये जानना था कि ये आखिर क्यों हो रहा है, क्या वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स थे या किस वजह से ये संघर्ष चल रहा है। आज जहाँ पे एक सीक्रेट में, वो कौन सा सीक्रेट एग्रीमेंट था जिसकी वजह से ऑटोमन साम्राज्य के अधीन जो क्षेत्र था उसमें 17 नए देशों का उदय होता है, और उसके बाद ब्रिटेन के सहयोग से इज़राइल नाम के देश का, यहूदी देश का उदय होता है, बनता है। और जब से पहले जब बनाया गया था फिलिस्तीन के उस जगह को दो भागों में बांटा गया था, फिलिस्तीन और इजराइल। और जो यरूशलेम का इलाका था उसको अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में रखा गया, क्योंकि दोनों यरूशलेम को अपनी राजधानी बनाना चाहते थे। बहरहाल उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है वो है निगरानी में है, लेकिन एक तरह से वो उस पर पूरी तरह से इजराइल का ही कंट्रोल में है। उसकी सुरक्षा, उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सारा काम इजराइल ही देखता है। और पिछले सालों में ये अमेरिका ने उसको इजराइल की राजधानी के रूप में मान्यता भी दी है। अभी अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हुए हैं और डोनाल्ड ट्रंप फिर से राष्ट्रपति का चुनाव जीत कर आए हैं। तो अभी वहाँ का संघर्ष क्या रूप लेगा, वो बढ़ेगा या कोई संघर्ष विराम होगा, क्या होगा ये कहा नहीं जा सकता। इज़राइल, यहूदी, मुस्लिम, ईसाई, ये सब अब्राहम धर्म से संबंधित हैं। इनकी अलग अलग शाखाएं हैं, लेकिन इनमें आपस में ही संघर्ष चलता रहता है, और खासकर यहूदियों और मुस्लिमों में। तो आज हमने जाना कि वो कौन सा सीक्रेट एग्रीमेंट था जिसकी वजह से मिडिल ईस्ट आज तक जो है संघर्ष में उलझा हुआ है, और वहाँ का तेल का खेल कैसा है, तेल के उत्पादन और उस पर कंट्रोल के लिए कैसे एक देश दूसरे देश के खिलाफ योजनाएं बनाते रहते हैं, और पश्चिमी देश उसमें कैसे इंटरफेयर करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर औद्योगिकरण या विकसित देश पश्चिमी देश ही हैं, तो उनको सबसे ज़्यादा तेल गैस की ज़रूरत है, तो उस पर कंट्रोल बनाए रखना चाहते हैं। उसके बाद शिया सुन्नी जो मुस्लिम में अलग अलग फिरके हैं, उनमें आपस में कैसे क्या संघर्ष चल रहा है, तो इन सब के बारे में था। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।